पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में, उससे पहले नजर डाल लें एक बार एशियाई बाजारों पर किस तरह का कारोबार एशिया में हो रहा है और किस तरह का एसजीएक्स निफ्टी प्रदर्शन कर रहा है। सुबह थोड़ी मजबूती दिख रही थी, अब धीमे धीमे ठंडा होता दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी महज 8 अंकों की बढ़त दिख रही है। हालांकि निक्केई में देखिए 200 अंकों का बड़ा उछाल है। ये बाजार अच्छा कारोबार करते हुए दिख रहे हैं आपको, और बाकी एशियाई बाजारों में भी कारोबार बेहतर ही नजर आएगा आपको। इस वक्त हांगकांग 1.5% मजबूत है। तो एशियाई बाजारों में जो बेहतरीन तेजी है वो भारतीय बाजारों में शुरुआत में दिख नहीं रही है। ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। वीडियोकॉन एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं चार्ट्स के लिहाज से सीमित, क्योंकि खबरें यहाँ आ रही कि इनके कुछ और बचे हुए स्पेक्ट्रम्स को खरीदने के लिए भारतीय एयरटेल और वोडाफोन दौड़ में। 2 स्पेक्ट्रम इन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही बेचे थे आइडिया को। क्या इस स्टॉक में और तेजी बन सकती है या हमेशा जब भी खबर आती है सेल ऑन न्यूज हो जाता है, तो फिर दूर ही रहें, ज्यादा बेहतर है? देखिए ये अनिल जी, ये स्टॉक चार्ट में तो मुझे कोई स्ट्रेंथ नजर में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि आपने जो बात अभी कही मुझे बहुत अच्छा लगा। सेल ऑन रैलीज और सेल ऑन न्यूज अडॉप्ट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये स्टॉक मतलब मेजर डाउन ट्रेंड में है। इसमें कोई भी मतलब बाइंग कॉल मुझे मतलब मैं एडवाइस नहीं कर सकती। ओके, फिलहाल दूर रहने की राय वीडियोकॉन से। लेकिन इस बीच बाजारों के खुलने की तैयारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर प्री ओपनिंग सेशन में टिक्स आने वाली हैं, और आज आपकी नजर होनी चाहिए साफ तौर पर सबसे पहले बैंकिंग शेयरों पर, क्योंकि 11 बजे आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। हालांकि ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में जो शानदार प्रदर्शन दिखाया, अच्छी मजबूती दिखाई, वो काफी पॉजिटिव कही जा सकती है। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही कल हायर हाई और हायर लो, यानी कि जो तकनीकी भाषा में कहते हैं कि थोड़ा और ऊपर गए हैं पिछले दिन से, और जो लो है वो पिछले दिन के लो से ऊपर है, यानी कि तकनीकी तौर पर थोड़े से मजबूत रहे हैं बाजार या फिर बैंक निफ्टी के स्टॉक। तो आज वहां पर नजर होगी। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 20 अंक ऊपर सेंसेक्स, लेकिन 50 अंक नीचे आपको दिखेगा निफ्टी। आइए स्टॉक्स पर डाल ले नजर। सन फार्मा 2.25% ऊपर, वेदांता में 2% की तेजी, और टाटा पावर 2% ऊपर है शुरुआती टेक्स में, लेकिन निफ्टी नीचे। उसकी वजह है विप्रो 6% नीचे, एसबीआई 3.25% नीचे आपको नजर आएगा। रुपए की चाल पर डालेंगे नजर। कल 66 रुपए 67 पैसे पर हमने रुपए की क्लोजिंग होती देखी थी, 1 पैसे के नुकसान के साथ, यानी कि लगभग उन्हीं लेवल के आसपास रुपया कल क्लोज हुआ था बिना किसी बड़े बदलाव के। आज आप देखिए शुरुआत हो चुकी है करेंसी मार्केट की, और रुपए में आज आप मजबूत शुरुआत होते देख रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। 66 रुपए 52 पैसे पर हमने शुरुआत की, तो 15 पैसे की मजबूती आती दिखी है करेंसी मार्केट में। ये अच्छा संकेत है, वो भी तब जबकि 1000 करोड़ से ज्यादा की एफआईएस की बिकवाली कैश मार्केट में हुई। तो बाजार समझ रहा है ये बिकवाली सिर्फ एडजस्टमेंट्स के चलते हुई, और उस पर रिएक्शन नहीं है करेंसी मार्केट का। पॉजिटिव संकेत है इस वक्त। और इस बीच हम देख लेते हैं आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं। सारे ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ चुकी है हमारे साथ। सोनम, बताइए, ज्यादातर खरीदारी की राय है आज? जी हाँ, सारे के सारे खरीदारी के ही कॉल्स हैं। शुरुआती 2 कॉल्स हैं manusjaiswal.com के मानस जायसवाल का। सबसे पहला कॉल है टाटा पावर में खरीदारी का, लक्ष्य 70 का दिया गया है, मौजूदा भाव से 5% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है इंडसइंड बैंक में खरीदारी का, लक्ष्य 995 का बन रहा है, मौजूदा भाव से 7% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोनों कॉल्स 1 से 2 दिन के लिए है। और आखिरी कॉल है आरके ग्लोबल के राकेश बंसल का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में, लक्ष्य दिया है 284 रुपए का, मतलब मौजूदा भाव से 5% के रिटर्न्स इस शेयर में मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। शुक्रिया सोनम आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन आपको आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा जैकपॉट शेयर जो आपको बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा आज इंट्राडे में ही। तो आप बने रहिए, कुछ ही देर में आशीष हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं और उनसे जानेंगे आज का कौन सा है जैकपॉट स्टॉक। लेकिन एक रिपोर्ट जिस पर मेरी नजर है विकास, वो है क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले क्रेडिट स्विस ने कहा था कि 7th पे कमीशन की जब रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, लागू होंगी, तो ऑटो शेयरों को तेजी देखने को मिलेगी। और इसी पर एक और रिपोर्ट उन्होंने अब निकाली है। उनको लगता है कि होम इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जो शेयर हैं, घर को सुंदर बनाने का जो काम करती हैं कंपनियां, हेवेल्स की लाइट्स हों, कजारिया सिरेमिक्स हों, ये सारी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। और एक शेयर जो उनको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो हेवेल्स का है। ये बताइए, इस सेगमेंट पर आपकी क्या राय है और क्या आप इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं? आपको भी हेवेल्स पसंद है?
देखिए हेमंत, बिल्कुल हेवल्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और मेरे भी रडार पे है और मैं काफी पहले से इस स्टॉक को रेकमेंड करते भी आ रहा हूं। हेवल्स एक अच्छी कंपनी है। फिर जिस तरीके से जो 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस जब लागू होंगी तो जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो बढ़ेगा तो उसका एक इमीडिएट बेनिफिशियरी इस तरह की कंपनियां जैसे हेवल्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है या वोल्टास है, या फिर आपके जो घर को सुधारने वाली कंपनियां, जिसका कि एक और जो पॉजिटिव है वो जो सरकार का हाउसिंग पे फोकस है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे, उसका भी एक बेनिफिशियरी होता है। तो जो प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां है, सेरामिक टाइल्स है, सैनिटरी वेयर वाली कंपनियां हैं जैसे कजरिया सेरामिक्स है, या आपके प्लाईवुड में सेंचुरी प्लाई है, ग्रीन प्लाई है, फिर आपके जो सैनिटरी वेयर में हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर है, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। और आई वुड गो विद द रिपोर्ट ऑफ CLSA। और मुझे लगता है इन शेयरों में हर गिरावट पे खरीदारी का मौका अगर आपका साल से 18 महीने का अगर व्यू पॉइंट है तो इन स्टॉक्स में हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ग्रेट। तो सेरामिक कंपनी में खरीदारी का मौका बन सकता है। काफी लोग इस बार बुलिश हो रहे हैं इन कंपनियों पर, कंजम्पशन के लिहाज से भी, और साथ ही लोगों को लग रहा है जो सस्ती गैस का आयात होगा, इंपोर्ट होगा, उसके चलते हुए भी इन कंपनियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद की जा सकती है। ये इस वक्त इनका रुझान बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम आपको CNBC आवाज पर हमेशा ऐसे शेयरों के बारे में सलाह देते हैं जिनमें निवेश करके आपको बम्पर मुनाफा हो सकता है। हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज जैकपॉट शेयर लेके। आशीष बताइए कौन सा है आज का जैकपॉट शेयर और क्यों पसंद है आपको? मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज है आज का जैकपॉट शेयर और बेहद इंटरेस्टिंग बिजनेस है। उतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस कंपनी की। 80 के दशक पे इस कंपनी ने कामकाज की शुरुआत करी थी। तब ये कंपनी साइकिल बनाने का काम करती थी और आज देश की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इस कंपनी के कामकाज में दुपहिया और चार पहिया गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम्स और रिम्स बनाने का काम है। 4 व्हीलर्स के लिए खास तौर पे फ्यूल टैंक्स और सीट फ्रेम्स बनाने का काम करती है कंपनी। इनफैक्ट कोरिया की सैमसंग इंडस्ट्रीज के साथ इस कंपनी का एक टेक्निकल कोलैबोरेशन यानी कि तकनीकी करार है। ये कंपनी आपको बता दूं दुनिया की सबसे बड़ी एग्जॉस्ट सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी है। 22,000 एग्जॉस्ट सिस्टम्स प्रतिदिन बनाने की इस कंपनी की क्षमता है और इनफैक्ट इस कंपनी के 4 प्लांट्स हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड में स्थित हैं। इस कंपनी के क्लाइंट्स में हीरो मोटोकॉर्प ऑब्वियस है, इस कंपनी का बड़ा ग्राहक है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स, पियाजो जैसी कंपनीज हैं। और जितना स्ट्रांग इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है उतना ही स्ट्रांग इस कंपनी की पेरेंटेज है। आप समझ ही गए होंगे ये कंपनी हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है। हीरो ग्रुप इस देश में जाना जाता है कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए। हीरो मोटोकॉर्प देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी। हीरो साइकिल्स दुनिया की सबसे बड़ी बाइसिकल मैन्युफैक्चरर है। और इस मुंजाल परिवार हीरो ग्रुप का इस कंपनी में थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है 75% मैक्सिमम है प्रमोटर्स की। 74.8% स्टेक यहां पे प्रमोटर्स का इस कंपनी में है। तो आप देखिए आशीष ने नाम लिया मुंजाल ऑटो का और प्री ओपनिंग सेशन में 11% मजबूत हो गया है ये शेयर। आशीष ये बताइए कि क्या क्या बड़े फैक्टर्स हैं जिसके दम पर आपने स्टॉक को सुना है? वैसे मैं आपका प्रोमो सुन रहा था, आप कह रहे थे एक ही फैक्टर है और वो है कमाई कमाई कमाई। इस बेसिस पे आपने चुना है, लेकिन फिर भी कुछ तो फंडामेंटल्स होंगे जिस बेसिस पे आपने इसको चुना होगा। हेमंत, हमने बेहद स्ट्रांग बिजनेस को हाईलाइट करा, इस कंपनी के जो बेहद स्ट्रांग पेरेंटेज है उसको हाईलाइट करा है। लेकिन ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट रैशनल्स हैं इसके पीछे जिसके चलते हम रिकमेंड कर रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है इस कंपनी की और बेहद कमांडिंग मार्केट शेयर है, बेहद तगड़ी पकड़ है जिस स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। पिछले 4 साल से 15 से 17% के आसपास साल दर साल आय में बढ़त है। कंपनी की बुक्स पे सिर्फ 40 करोड़ का डेट है और वो भी इसीलिए उठाया गया था कि जो हरियाणा का चौथा नया प्लांट हाल में कमीशन हुआ है उसके चलते कर्ज उठाया गया था। अब ज्यादातर लोग मान रहे हैं कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे तो FY17 में शायद ये कंपनी नेट कैश पोजीशन पे आती हुई आपको नजर आएगी। इस कंपनी के जिस तरह के तमाम दिग्गज ऑटो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ रिलेशनशिप है, खास तौर पे इसी की ग्रुप कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ। ध्यान रखिए फेस्टिव सीजन के चलते हम एक्सपेक्ट वैसे भी कर रहे हैं कि आज ऑटो नंबर्स बेहद स्ट्रांग होंगे, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के केस में इस पूरे साल में कम से कम 65 लाख गाड़ियां वो बेचने वाले हैं और इस कंपनी मुंजाल ऑटो का 98% रेवेन्यू उसी कंपनी से आता है। तो ध्यान रखें विजिबिलिटी के लिहाज से, कैश फ्लोज के लिहाज से प्रेडिक्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ा क्लीन आउटलुक नजर आता है।
इसके अलावा प्रदूषण बोर्ड का आपको याद होगा भारत स्टेज 4 और यूरो 5 स्टैंडर्ड नॉर्म्स की बात करी जा रही है 2016 में और 2017 में पूरी तरह से लागू होना है। एमिशन सिस्टम बनाने वाली कंपनीज को भरपूर फायदा होगा, तो मुंजाल ऑटो के लिए तो बहुत बड़ा ट्रिगर आगे चल के होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सस्ते वैल्यूएशंस और मल्टीपल्स हैं, ये कंपनी अपने साल के हाई से 40% सस्ती कामकाज कर रही है। इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप 380 करोड़ रुपए का है। बीते वित्त वर्ष FY15 में 880 करोड़ की टॉप लाइन 38 करोड़ का मुनाफा कर रहा था। बहुत कंजर्वेटिवली FY17 का ईपीएस अगर लूं तो 11.5 रुपए के आसपास का है, यानी कि ये कंपनी सिर्फ 6.5 के पी मल्टीपल पे है। जबकि मैं यहां पे नए प्लांट की कमिश्निंग की बात नहीं कर रहा हूं, जबकि मैं टाटा मोटर्स के लिए सानन में गुजरात में प्लांट लगाया था। अब टाटा मोटर्स प्लांट बी पे वर्क कर रही है, उस प्लांट से भी यहां पे भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इस ग्रुप की कंपनीज जानी जाती है हेमंत वेल्थ क्रिएशन के लिए। बिल्कुल, तो भाई ये है वो स्टॉक का जो पसंद है आशीष को। अल्लाह, प्री ओपनिंग सेशन में देखिए करीब करीब 15% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है आज का जैकपॉट स्टॉक। बिल्कुल, इसी पर एक राय ली जाए, चार्ट्स पर कितनी तेजी बन सकती है इस शेयर में, सिमी बताएं। अनिल जी, आशीष ने बहुत बेहतरीन स्टॉक चूज किया है। इसका फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, पर टेक्निकली अभी भी उतना अच्छा ब्रेकआउट इसमें नहीं आया है। जो भी है, आज आशीष का रिकमेंडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो बेहतर होगा। 79 के ऊपर जाके अगर ये स्टॉक क्लोज करेगा तो एक अच्छा पैटर्न बन सकता है इसमें, क्योंकि लास्ट जो मतलब स्विंग था, लास्ट जो डाउन स्विंग था, उस डाउन स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट अराउंड 79 के आसपास होता है। मतलब पहला जो मतलब हार्डल है 79 का, वो क्रॉस करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत जरूरी होगा। और आशीष का रिकमेंडेशन के बाद अगर ये स्टॉक आज या कल में 82 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इसमें मेजर ब्रेकआउट दिखेगा, जिसका टारगेट 87 से 90 का हो सकता है। तो पहला पड़ाव 79 का और उसके बाद 82 का, उसके बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, जिसका मैंने टारगेट ऑलरेडी बता दिया। 90 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड में। ओके, चलिए, तो ये वो स्टॉक है जिस पर आज सबकी नजर होगी बाजार खुलने के साथ ही। लेकिन आप देखिए इस समय सेंसेक्स के रेट्स अब स्टेबल हो चुके हैं। 55 अंक की मजबूती के साथ सेंसेक्स खुलेगा। निफ्टी में 22 अंक की मजबूती देखने को मिलेगी, 7950 के ऊपर खुलता हुआ नजर आएगा। और मिड कैप इंडेक्स में 1/4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ ही खुलने के संकेत दे रहा है और सबसे अच्छा प्रदर्शन आज शायद आईटी पैक दिखा सकता है। विप्रो देखिए 1% मजबूती के साथ यहाँ पर कामकाज हो रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक में 1% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये वो कुछ स्टॉक्स है जिस पर नजर रहेगी। और दबाव में रहेगा आइडिया 1/4% नीचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मामूली सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। गेल एक और ऐसा स्टॉक है जो मेरे रडार पर आ रहा है, ये भी थोड़ा सा नरम आज खुल सकता है। बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में। और देख लेते हैं किस तरह सेटल हुआ है। बाजार काफी मजबूती के साथ सेटल हुआ है। 55 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर और 22 अंक ऊपर निफ्टी पर है। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती है। अब 7958 पर जो ओपनिंग हो रही है, सुमित, इस ओपनिंग पर क्या ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी अगर 25 पॉइंट ऊपर खुल जाए इंट्राडे के लिहाज से? अनिल जी, तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। इमीडिएटली मुझे लगता है कि निफ्टी आज 8000 के लेवल्स तक टच करेगी। 8000 का ही एक मेजर पड़ाव होगा, उसके पहले कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई रेजिस्टेंस है। बस एक वॉलेटिलिटी की वजह से 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। 7920-30 का लेवल मिल जाता है तब तो बहुत ही अच्छा बाय होगा। अदरवाइज 7950 के आसपास मार्केट खुलता है तो 950 पे भी बाय करें। इमीडिएट टारगेट 8000, और अगर 8000 का ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर 80 से 100 पॉइंट की तेजी और देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर। ओके, और विकास ये बताइए, हम बात कर रहे थे आज जैकपॉट में ऑटो एंसिलरी शेयरों की। ऑटो शेयरों के नंबर आज आने वाले हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं वैसे? देखिए हेमंत, ऑटो एंसिलरी जो सेक्टर है बहुत ही अच्छा सेक्टर है, जहां से बहुत अच्छे और प्रॉमिसिंग ग्रोथ की उम्मीदें हैं। जिस तरह से ऑटो सेक्टर को ही एक बूस्ट मिलने की उम्मीद है जो 7th पे कमीशन के बाद भी, और ऐसे भी अच्छा ही कर रहे हैं, तो उन सब को देखते हुए सेक्टर अच्छा लगता है। और विद इन द सेक्टर मुंजाल ऑटो वैसे बहुत अच्छी कंपनी है जो अभी अभी आशीष ने सुझाया, दैट कुड बी अ वेरी गुड बेट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है वो है लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी भी फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि 2 व्हीलर और पैसेंजर
पैसेंजर कार इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। क्लाइंटेल बहुत ही अच्छा है, मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प है, आपके बजाज ऑटो है, इन सबको सप्लाई करती है। और इसके अलावा बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है और जो वैल्यूएशंस भी है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। तो लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज आल्सो इज अ वेरी गुड स्टॉक टू वॉच और ऑटो इंजीनियरी एज अ स्पेस और एज अ सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। IVRCL इसके चार्ट्स देखकर बताएं सिमी, आपकी क्या राय है? क्योंकि खबर यह है कि इस हफ्ते कंपनी के सीनियर कंपनी के जो लेंडर्स हैं उनकी मीटिंग होगी और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि CDR वाले मामले पर वो विचार करने वाले। कल खबरें ये चल रही थी कि शायद कंपनी डीमर्जर कर सकती है, लेकिन कंपनी की तरफ से BSE पर जो क्लैरिफिकेशन आया वो ये कहने कि इस हफ्ते लेंडर्स की मीटिंग होगी। कल ही हमने देखा 24 रुपए 39 पैसे पर यहाँ पर कर्ज को इक्विटी में बदलने के बाद शेयर इशू किए गए थे बैंक्स को। स्टॉक में आज फिर से प्री ओपनिंग सेशन में मैं देख रहा हूँ 4-4.25% के आसपास की तेजी है। खरीदेंगे आप? जी अनिल जी, चार्ट में तो मोमेंटम है और मुझे लग रहा है कि 11 के ऊपर जाके अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो 12 से 13 का रेंज इसमें एक्सपेक्टेड होगा। वही एक मेजर सप्लाई एरिया होगा जो शॉर्ट टर्म चार्ट में मेजर हार्डल का काम कर सकते, मतलब मेजर सप्लाई एरिया का काम करेगा। 13 के ऊपर जाने के बाद इसमें थोड़ा सा पोजीशन भी बेहतर होगा। मैं सिर्फ इंटरडे का कॉल सजेस्ट कर सकती हूँ, वो भी 11 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा। टारगेट 12.5 से 13 रुपया का होगा। ऑलराइट, नजर रहेगी कुछ सर्किट फिल्टर के रिवीजन वाले शेयरों पर भी। ज्योति स्ट्रक्चर, जीनस पावर और पास्टरनाथ डेवलपर्स किस तरह से खुलते हैं। इनके सर्किट फिल्टर 20% से रिवाइज करके अब नीचे करके अब 10% कर दिए गए हैं। तो इन स्टॉक्स पर भी आज खुलने के साथ साथ नजर बनी रहेगी। लेकिन बाजार खुलने में अब 1 मिनट से कम का समय बचा है और देखना होगा अब कि अनिल आज 8,000 के स्तर के आसपास हम पहुंच पाते हैं या नहीं। पॉलिसी के पहले तो मुश्किल लगता है, मनता है कल के हाई को भी पार करें तो एक अच्छा रिएक्शन होगा, अच्छा एक्शन का कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, कल के हाईज के आसपास खुलने की तैयारी जरूर बाजार की होती दिख रही है। पॉलिसी के बाद अगर बाजार को एक्शन पसंद आया, कमेंट्री पसंद आई तो शायद 8,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। लेकिन 8,000 ऊपर का लेवल और नीचे की तरफ 7,875, 7,900 ये 2 लेवल हैं जिन पर बाजार की नजर है। फिलहाल अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। इस मजबूती में इसलिए भी काफी अच्छी बात कही जा सकती है कि कल FIs की बिकवाली के आंकड़े के बावजूद बाजार उसे नजरअंदाज करके पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 66 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 26 अंकों की मजबूती इस वक्त आपको नजर आएगी। 1/4% से ज्यादा मजबूती के साथ खुलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी। मिड कैप शेयरों में तेजी का रुझान, बैंक निफ्टी 25 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है पॉलिसी के दिन। 2% ऊपर वेदांता टॉप गेनर है इस वक्त निफ्टी में। टाटा पावर उसके ठीक पीछे 1.5% की मजबूती और विप्रो 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। कमजोर क्या है? भारतीय एयरटेल। FIs की तरफ से थोड़ी से टारगेट्स घटाने की खबर के बाद 1.25% का नुकसान यहां पर। आइए वायदा कारोबार की तरफ। IFCI जो कल ही अच्छी दौड़ लगा चुका था, आज 2-2.25% मजबूत है और वायदा कारोबार में सबसे ऊपर। इलाहाबाद बैंक 1.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है और GMR इंफ्रा में आज मजबूती है। यूनिटेक जैसे छोटे शेयरों में आज खरीदारी है। IDBI बैंक भी 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। कमजोर शेयरों का जिक्र करना जरूरी नहीं क्योंकि भारतीय के अलावा कोई स्टॉक ऐसे हैं नहीं जो बहुत कमजोर खुलते हुए दिखे हों। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं कोहिनूर फूड 5% ऊपर है, यानी कि चावल वाली कंपनियों में तेजी का रुझान है। IVRCL की हम बात कर रहे थे, वहां पर एक अच्छी तेजी। और हमारा जैकपॉट शेयर जो अभी अभी आशीष ने रिकमेंड किया था 20% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। मुंजाल ऑटो 91 रुपए पर ट्रेड करता हुआ लगभग 19-20% की तेजी मुंजाल ऑटो में होती हुई दिख रही है। तो आज का स्टार परफॉर्मर तो आज का जैकपॉट मुंजाल ऑटो ही है। बिल्कुल 20% का अपर सर्किट इसमें कुछ ही देर पहले अभी लगा 17%, 18% के पास अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये था आज का हमारा जैकपॉट शेयर। और अगर ये आज आपके हाथ नहीं लगा, अभी अभी आप CNBC आवाज के साथ जुड़े हैं तो आप घबराइए मत। दिन में 2 जैकपॉट और हम आपको बताएंगे जो आपको इसी तरह के बेहतरीन रिटर्न्स कमा कर देंगे। लेकिन आप देखिए SRS ये एक ऐसा स्टॉक है जो कल स्टॉक टॉक में DD शर्मा जी ने CNBC आवाज पर बताया था और आज देखिए 8% मजबूती के साथ इस स्टॉक में कारोबार हो रहा है। तो CNBC आवाज पर जो एक्सपर्ट्स आपको सलाह दे रहे हैं उस पर अमल करिए, आपको खूब फायदा होगा इंट्राडे में भी और लंबी अवधि में भी। इसके अलावा IVRCL ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पे 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। GOL ऑफशोर 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। पुंज लॉयड स्टॉक 2020 में जो मेरे सहयोगी कप्तान थे उनकी
टीम में ये शेयर था। पुंज लॉयड आज 4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। डिम्पी की टीम में ये स्टॉक था, इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रोल्टा मेरी टीम का फ्रीड स्टॉक करीब 3.5-4% मजबूती के साथ खुला है। तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भरपूर तेजी देखने को मिल रही है और आज भी आप देखिए यही पॉकेट लीड कर रही है। 0.5% मजबूती इस सेक्टर में देखी जा रही है। लंबी लिस्ट है उन मिड कैप्स की और अच्छे मिड कैप्स की। एप्टेक देखिए 4% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। सारे के सारे आप देखिए टीटागढ़ वैगन यानी रेलवे शेयर यहां पर भी मजबूती बरकरार है। तो ट्रेडर्स काफी एक्टिव है इस समय मार्केट में। बिल्कुल, और बाजार सेंचुरी मारने के मूड में है। सेंसेक्स पर 95 अंकों की मजबूती और निफ्टी कल के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है 7,966। ये था कल का हाई और इस वक्त बाजार उन्हीं लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखा। तो बेहतरीन खरीदारी निफ्टी में होती हुई दिख रही है और अच्छी मजबूती के साथ पॉलिसी से पहले। बैंक निफ्टी देखिए आज ट्रेड कर रहा है 17,457 पर और बैंक निफ्टी भी कल के हाई को पार करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का हाई जो है 17,477 है। कल हमने 17,498 का हाई बनाया, तो लगभग उन लेवल के आसपास है। आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन बाकी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन हो रहा है वो आपके सामने रखना जरूरी। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये शेयर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बड़ा कारोबार हुआ है। NSE पर 2,75,000 शेयरों का एक बड़ा सौदा होता दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। 235 रुपए 10 पैसे पर यह कारोबार हुआ है इस स्टॉक में। तो REC में एक बड़ा सौदा 235 रुपए 10 पैसे पर। तो ये स्टॉक एक्शन में वॉल्यूम के लिहाज से आता हुआ दिख रहा है, अब प्राइस के लिहाज से भी 0.5% मजबूत है। लेकिन इससे कहीं बड़ा सौदा होता दिख रहा है यहां पर आइडिया सेलुलर में। आइडिया सेलुलर के स्टॉक पे आप नजर रखिए, यहां पर 7,11,000 शेयरों का कारोबार हुआ है आइडिया में, वो भी NSE पर। और आप देखिए आइडिया सेलुलर में 141 रुपए 75 पैसे पर सौदा हुआ है। अब आइडिया सेलुलर का स्टॉक प्राइस के लिहाज से भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 1.25% ये मजबूत है। तो आइडिया और REC दो कंपनियों में आज वॉल्यूम के लिहाज से मुझे बड़ा एक्शन दिख रहा है। और चूंकि दोनों ही वायदा कारोबार के शेयर हैं, एक राय यहां पर सुमित से ही ली जाए। सुमित बताएं, इन दोनों में कहीं कोई मौका है खरीदारी या बिकवाली करने का? बड़े सौदे होते दिख रहे हैं वॉल्यूम के लिहाज से आज। अनिल जी, REC के अंदर एक मेरे को लगता है बाइंग की जा सकती है प्रेजेंट लेवल से। इसके अंदर प्रेजेंट लेवल से 10 से 15 रुपए की एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए REC के अंदर। जब तक ये नीचे में 228 के आसपास के लेवल्स ब्रेक नहीं करता, तब तक इसके अंदर एक तेजी में मेंटेन पोजीशन रख सकते हैं। ऊपर में 245 से 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो REC के अंदर एक बार तेजी करके चलना चाहिए। और जहां तक आइडिया का सवाल है, आइडिया भी नीचे में अब जब तक 135-130 के लेवल ब्रेक नहीं करेगा, इसके अंदर मंदी नहीं ढूंढनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई 2-4 रुपए की करेक्शन आती है तो इसके अंदर भी तेजी के लिए ही हमको ट्रेड ढूंढना चाहिए। ऊपर में 148 से 150 इमीडिएटली, और 150 के बाद इसके अंदर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोनों ही शेयरों में नीचे में तेजी के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। और ये भी बताइए सुमित, हेवेल्स पर आपकी क्या राय है? क्रेडिट स्विस को तो ये शेयर पसंद है, वो तो कह रहे हैं कि होम इंप्रूवमेंट स्टॉक्स में ये स्टॉक उनको सबसे अच्छा लगता है, जिसका फायदा उनको मिलेगा, खासतौर पर 7th पे कमीशन की रिपोर्ट का भी। किस तरह की पोजीशंस हेवेल्स में बन रही है? FNO का एक काउंटर ये भी। देखिए हेमंत, हेवल्स और वोल्टास ये दोनों ही स्टॉक हमको प्रेजेंट लेवल्स पे अच्छे दिख रहे हैं। दोनों ही स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है प्रेजेंट लेवल से। पिछले कुछ दिनों से हमको एक तेजी देखने को मिली भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक में प्रेजेंट लेवल से 10% की तेजी आराम से और इजीली देखने को मिलेगी। मेरा अगर एक स्टॉक चूज करने का यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो मैं वोल्टास को ज्यादा सिलेक्शन देना चाहूंगा प्रेजेंट लेवल्स पे। मुझे ऐसा लगता है कि वोल्टास के अंदर प्रेजेंट लेवल से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 300 से 310 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास में तेजी की रुझान बन सकती है, ये राय है इस वक्त सुमित की। लेकिन बाजार में देखिए मजबूती के साथ ही कारोबार होता दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ओके आप कुछ कहना? कोहिनूर फूड देखिए 8% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आप कह रहे थे सुबह सुबह क्या चावल कंपनियों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। वैसे कोहिनूर फूड मेरी टीम का 2020 का भी ये प्लेयर है। आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। पिंच हिटर स्टॉक था ये, आज 9% मजबूत है ये शेयर। ये बताइए, तो आज आपकी टीम में रिटर्न्स के लिए एक इंतजाम तो हो गया कोहिनूर फूड? काफी सारे इंतजाम है वैसे तो, लेकिन कोहिनूर फूड्स आप कह रही थी सिमी कि LT फूड्स आपको चार्ट पर अच्छा लग रहा है। कोहिनूर फूड का चार्ट भी देखकर बताइए, आपको ये शेयर भी अच्छा लग रहा है क्या?
देखिए 56-57 का एक हार्डल है, वो क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो 63 तक का रैली देखने को मिल सकता है। जो ओवरऑल ट्रेंड है उसमें मेजर हार्डल 62 से 63 के बीच में ही है, क्योंकि वो रिसेंट हाई भी था, लास्ट मई अप्रैल का हाई था और उस लेवल से ये स्टॉक काफी बड़ा मतलब सेल ऑफ देखा चुका है। तो फॉर द टाइम बीइंग 63-62 मेरे लिए हार्डल ही है। वो हार्डल क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो इसमें मेजर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होगा और तब आपका मेजर बड़ा टारगेट भी शायद अचीव हो जाएगा। फिलहाल 62-63 का टारगेट ही मैक्सिमम लग रहा है मुझे। एमटेक ग्रुप के शेयर आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एमटेक ऑटो, मेटलिस्ट फोर्जिंग, कास्टेक्स टेक्नोलॉजी, भारी भरकम नुकसान दर्ज किया इन शेयरों ने, लेकिन उसके बावजूद कल की गिरावट से उभरकर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ये एक रुझान साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन एक और स्टॉक फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, मुझे पता नहीं विकास आप ट्रैक करते हैं या नहीं, लेकिन इस स्टॉक में भी भारी भरकम उछाल हुए पिछले कुछ दिनों में, आज फिर से 5% ऊपर है। बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद मिला है लग रहा है इस पूरे ग्रुप को, ऐसा लग रहा है नहीं? बिल्कुल, तो काफी तेजी हुई है। अब यहाँ पर खरीदारी का मौका दिखता है क्या आपको? अगर आप ट्रैक करते हैं तो बताएं। देखिए अनिल जी, सॉरी मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, बट मुझे लगता है ये जो आपने अभी बताया बाबा रामदेव जी के साथ जो इनका टाई अप हुआ उसकी वजह से ही कुछ हो रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, सो आई विल नॉट बी एबल टू ऑफर माय ओपिनियन। कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक महीने का चार्ट बताऊं आपको। 20 रुपए से ये स्टॉक चल रहा हुआ है, एक्चुअली 20 रुपए से 40 रुपए, लगभग दुगुना हो गया। जी हाँ, 108% के रिटर्न्स इस काउंटर पर आते हैं। तो सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने इस टाइप के बारे में बात करी थी अनिल, और देखिए अगर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए भी इन स्टॉक्स को खरीदा होगा उनको अच्छा फायदा हुआ होगा। पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती दिख रही है। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल, सारे शेयर काफी अच्छी दौड़ लगाते हुए नजर आए हैं। तो ये एक स्पेस है जहां पर लोगों को पैसा बनाने का मौका है। सुमित, मैं बैंकिंग शेयरों पर राय लेना चाहता हूं। थोड़े से ठंडे हैं आज, मतलब वो तेजी वाला मूड नहीं दिख रहा जो पिछले 2 सेशन में दिखा है। हो सकता है पॉलिसी वजह हो या जो भी। क्या करना चाहिए इस वक्त? कोई बैंकिंग स्टॉक्स जहां पर तेजी या मंदी की पोजीशन आप लेना चाहें? देखिए कुछ हद तक तो ये पॉलिसी का ही असर है। 11 बजे तक तो लगता है ये ऐसे ठंडे पड़े रहने वाले हैं, उसके बाद ही लगता है कोई चाल देखने को मिलेगी। बट अगर एक स्टॉक अगर सिलेक्ट करना हो तो देखिए कुछ दिनों से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, इनफैक्ट 3 दिनों से सारे ही स्टॉक्स में वैसे तो अच्छा मूव देखने को मिला है। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, मतलब मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला। बट अगर एक स्टॉक चूज करना हो तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करना चाहिए। 275 के आसपास का ट्रेड चल रहा है अभी इसके अंदर। पिछले 3 दिनों में इसने एक अच्छा मूव दिया है और पिछले एक हफ्ते की जो कंसोलिडेशन है उसको इसने ब्रेक किया है 272 के ऊपर क्लोज देके। तो आईसीआईसीआई बैंक को एक लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। ट्रेडिंग के लिहाज से इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी वो 264 का रहेगा, यानी 8 से 10 रुपए नीचे का लेवल, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो 290 से 291 तक के देखने को मिलेंगे, यानी 15 से 20 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग के अंदर आईसीआईसीआई बैंक को एक प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। ट्री हाउस एजुकेशन, चलिए शुक्र है लोग राहत में होंगे। आज लोअर सर्किट खुला है, लोअर सर्किट खुला है तो विकास, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, जब लोअर सर्किट लगा रहा था तो मौका है निकलने का, या आपको लगता है वैल्यू है? अगर एक सीधी भाषा में पूछूं, वैल्यू है या ट्रैप है, क्या लग रहा है आपको? हेमंत, बोलना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज अभी तक कुछ कारण मालूम नहीं है, बट फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो मेरी राय में थोड़ा रिस्क लेना चाहिए और इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। फोर्टिस हेल्थ केयर, इस स्टॉक में अचानक उछाल आया है बाजार खुलने के बाद। चार्ट फटाफट देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर का, जहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। इसे ट्रैक करते हैं आप विकास, और क्या राय रखते हैं? खरीदना चाहिए? इस वक्त मैं बता दूं आपको कि 4% ऊपर हुआ ये स्टॉक, 172.50 के आसपास का लेवल है इस वक्त। नहीं अनिल जी, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जो हॉस्पिटल एक जो सेगमेंट है वो भी काफी अच्छा कर रहा है, तो आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन द स्टॉक। बट चूंकि आज 4% ऊपर है तो मेरी राय में अगर किसी का थोड़ी पीरियड के लिए खरीदना हो तो थोड़ा इंतजार करके डिक्लाइंस पे खरीदना चाहिए। ओके, चलिए तो ये राय फोर्टिस पर, लेकिन वक्त है हमारे तीनों ही विशेषज्ञों से अब विदा लेने का। सिमी, विकास, सुमित, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे ब्रेक के बाद भी बाजार पर नजर रहेगी हमारी और हम आपको और इंटरेस्टिंग आइडियाज बताएंगे। नए सेट ऑफ गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद।
80 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 30 अंकों की मजबूती, 1/4% से ज्यादा की मजबूती आपको इस वक्त दिखेगी बाजार में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स को देखिए, शानदार तेजी होती दिख रही है, 1% के आसपास की तेजी इस वक्त आपको मिड कैप इंडेक्स में नजर आएगी। तो यहां पर बेहतरीन खरीदारी होती हुई दिख रही है। इस वक्त 950 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और 250 शेयरों में इस वक्त नुकसान के साथ कारोबार होता दिख रहा है। बाजार के आगे के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब। संजय जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। काफी वक्त से बाजार एक छोटे दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको, तेजी के रुझान के साथ ही बाजार में बने रहना चाहिए या फिर 7,500 की तरफ फिर से आ सकता है बाजार? देखिए, मैं समझता हूं कि बाजार का द वेरी फैक्ट कि पिछले कुछ हफ्तों में बाजार पे दबाव बनने के बावजूद बाजार दोबारा वो 7,450 एक बुलिश टेंडेंसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इसको डिकोड करें कि ये क्यों हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो मैं मानूंगा कि जो डोमेस्टिक फ्लोज जो मार्केट्स को आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहारा दिया है बाजार को। अगर आप आंकड़ों के रूप में उसको अगर देखें तो करंट कैलेंडर ईयर में ग्रॉस फ्लोज जो आए हैं इक्विटी फंड्स में, वो करीब करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के हैं। लोग ज्यादातर नेट फ्लोज को देख रहे हैं, बट नेट फ्लोज में तो बहुत सारे पुराने इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो निकल रहे हैं, लेकिन करीब करीब एवरेज हर महीना 13 से 14 हजार करोड़ रुपया जो है वो ग्रॉस इनफ्लोज आ रहा है इक्विटी फंड में। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा सहारा बना है बाजार का। दूसरा कारण जो मैं देख रहा हूं बुलिश टेंडेंसी बनने का, वो ये है कि देखिए, बाजार बहुत जल्दी उम्मीदी और नाउम्मीदी के बीच में स्विंग करता है। जैसे ही बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो लोगों ने विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को राइट ऑफ कर दिया। आज स्थिति ऐसी है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशान्वित हैं कि जो जीएसटी का बिल है वो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो ये हमारे ख्याल से एक दूसरा कारण है। तीसरा वो कारण जो मैं समझता हूं वो है ग्लोबल फेड रेट के कारण जो भूचाल आने वाला था फाइनेंशियल मार्केट्स में, काफी हद तक मेरे ख्याल से वो डिस्काउंट हो चुका है। तो बाजार इन सब फैक्टर्स को अपने लेवल्स में डिस्काउंट करते हुए एक बुलिश टेंडेंसी बना रहा है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा सहारा बन सकता है वो प्रॉब्ली हो सकता है कि जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, शायद वो एक्सपेक्टेशन से अगर अच्छे आ गए तो मेरे ख्याल से बाजार अपने लेवल्स को और ऊपर की तरफ ले जा सकता है। सिन्हा साहब, ये बताइए, आज जो 11 बजे पॉलिसी आने वाली है, हमारे पोल में तो हमने जिन दिन से बात करी वो कह रहे हैं कुछ बदलाव नहीं होगा, आप भी क्या इसी एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हैं? और फिर कमेंट्री को लेकर आपका क्या अनुमान है आज? मैं भी समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने जो डिसीजन पिछले बार लिया 50 बेसिस पॉइंट से रेट काटने का, वो एक फ्रंट एंडेड डिसीजन था, और जबकि ये बिल्कुल जाहिर था कि फेड आज नहीं तो कल रेट काटेगा, तो आरबीआई के लिए उस बैकग्राउंड में अपना रेट कम करना मुश्किल होता, क्योंकि अगर हम फेड रेट बढ़ाए और हम अपना रेट काटे तो हमारे करेंसी पर दबाव भी और बढ़ता है। तो मैं समझता हूं कि इस पॉलिसी में ये रेट जो है वो अनचेंज रहेगा। लेकिन गवर्नर की ऑब्जर्वेशंस बोथ ऑन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी एंड द ग्लोबल आउटलुक, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। मेरे ख्याल से वो जहां तक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी है, उनकी स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल से बहुत मॉडरेट होगी, और इसके कारण मैं उम्मीद करता हूं कि इस पॉलिसी में नहीं, मार्च 2016 के पहले एक रेट कट और हो सकता है। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जिसका जिक्र हेमंत आप करते हैं, ट्री हाउस, जिसकी सर्किट आज खुली है, उसका रीजन अब मेरे सामने दिख रहा है। बीएसई पर एक नोटिस अभी अभी आया है, यहाँ पर बीएसई, एनएसई और एमसीएक्स तीनों एक्सचेंज पर ट्री हाउस ने नोटिस भेजा, और वो ये कह रहे हैं कि जो प्लेज शेयर की चिंता बाजार को थी, उसमें कुछ यहाँ पर उन्हें एक गलती दिखी है कि 2.5 लाख शेयर प्रोमोटर्स ने यहाँ पर प्लेज किए थे, लेकिन वो बीएसई ने गलती से 25 लाख दिखाए हैं। शायद उसकी वजह से बाजार को बड़ी चिंता हुई कि सारे के सारे प्रोमोटर्स के शेयर कहीं प्लेज नहीं होंगे, तो 2.5 लाख की जगह 25 लाख शेयर उन्होंने प्लेज दिखाए। तो प्लेज जो प्रोमोटर के थे वो सिर्फ 2.5 लाख शेयर थे। ये क्लैरिफिकेशन बीएसई पर अभी आया, और शायद इसी वजह से स्टॉक में निचला सर्किट खुलकर स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखे। दूसरा उनका ये कहना है
कि उनका जो नेट कर्ज है वो भी सिर्फ 30 करोड़ है, जबकि सामने उनकी नेटवर्थ 680 करोड़ है। तो शायद उस चिंता को भी वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रिसीवेबल्स हैं वो भी मैं ये देख रहा हूं 27 करोड़ ही आउटस्टैंडिंग है बजाय 63 करोड़ के, जो कि 30 सितंबर को थे। तो 3 क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से यहां पर आते हुए, लेकिन सबसे बड़ा आते तो शायद काम बनता, लेकिन बड़े लेट नहीं आए क्लेरिफिकेशन। लग नहीं रहा आपको जब उन्हें पता चला होगा 20% के लोअर सर्किट लगे, 10% का लोअर सर्किट कल लगा, आज बड़ा लेट क्लैरिफिकेशन दिया। और मैंने जो बाजार में सुना है, बात की है कुछ लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि कुछ HNIs के पास जो शेयर पड़े हुए थे, जैसे फंडिंग के शेयर कहते हैं, विकास ने भी आज उसके जिक्र दबे दबाव में करी, क्लियर लैंग्वेज में नहीं करी हालांकि, लेकिन काफी लोगों ने पोजीशंस बेची हैं। ऐसा कई शेयरों में पहले भी हो चुका है। सिन्हा साहब, आपसे भी राय लेना चाहूंगा। ये बताइए, जो फंडिंग का पूरा गेम चलता है बाजार में, उसके चलते हम देखते हैं कभी कभी ऐसे स्टॉक्स धड़ाम से गिर जाते हैं। कैसे रिटेल इन्वेस्टर बेचारा कैसे पता करे, और क्या कोई टूल है? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत मुश्किल होगा। और जहां तक फंडिंग की स्ट्रैटेजी जो लोग उपयोग करते हैं, मेरे ख्याल से देखिए ये अब पहले से ज्यादा स्केल पे होगा, क्योंकि अगर आप बाजार का परफॉर्मेंस ही देखिए तो लार्ज कैप इंडेक्स के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में मिड कैप इंडेक्स के परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। और मिड कैप स्टॉक्स में आज लोगों का इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन भी पहले से ज्यादा है। तो ये इस तरह के इंस्टेंसेस जहां पर ना सिर्फ प्रोमोटर्स बट इवन रिटेल इन्वेस्टर्स अपने आप को लीवरेज करके फंडिंग लेके मिड कैप स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ये संभव है। लेकिन कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, मेरे ख्याल से ऐसा करना बहुत उनके लिए तो मुश्किल होगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो ये समझिए कि नामुमकिन के बराबर है। और इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें कि BSE पर NSE पर जो जानकारी आई कंपनी की तरफ से वो ये है कि BSE ने गलती से ये बताया था कि एक इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने जो शेयर गिरवी रखे थे वो सिर्फ 2.5 लाख शेयर थे, न कि 25 लाख। तो शायद ये क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखा है, और ये इसके दम पर शायद स्टॉक में जो तेजी बनी है वो इसी वजह से, आज शायद सर्किट इसी वजह से खुला है। देखना होगा बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर बाजार का अपना क्या रिएक्शन होता है। बिल्कुल, 3 और स्टॉक्स जो आज फोकस में है, जिसका हम जिक्र बाजार खुलने से पहले भी कर रहे थे। सर्किट फिल्टर के रिवीजन का देखिए, ज्योति स्ट्रक्चर 20% से सर्किट रिवाइज होकर 10% हुआ है। ये स्टॉक लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहा है। जीनस पावर 20% से रिवाइज हुआ है 10% पर, ये शेयर भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। पासरनाथ डेवलपर्स ये तीसरा स्टॉक जिसका लोअर सर्किट नीचे की तरफ रिवाइज हुआ है, यहाँ पर भी लाल निशान में कारोबार होता हुआ। हमारे साथ संजय सिन्हा साहब है। सिन्हा साहब, अब जो कुछ नई नई थीम्स बाजार में दिख रही है, क्या आपको उनमें कहीं निवेश के मौके दिखते हैं? एक तो इंफ्रा स्टॉक्स पर काफी लोग अब पॉजिटिव हो रहे हैं, बुलिश हो रहे हैं, और दूसरा रेलवे स्टॉक्स। क्या आपको लगता है पैसा लगाना चाहिए यहाँ पर? मेरे ख्याल से देखिए, वर्ष 2016 जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन के जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। वर्ष 2015 करीब करीब खत्म होने को आया, और ये साल जो था वो काफी डिसअपॉइंटिंग था फॉर दीज सेक्टर्स, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे और कंपनीज का प्रदर्शन बहुत कम रहा। जो रहा सहा कसर था वो कुछ लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आए तो जो बेल वेदर स्टॉक्स कहे जाते हैं, जो लीडर स्टॉक्स कहे जाते हैं इन सेक्टर के, लार्सन और थर्मैक्स, दोनों ने बहुत ही पेसिमिस्टिक आउटलुक दिया। तो लोगों को उन पर से लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब शायद इमीडिएटली कोई गेन नहीं होगा। लेकिन ठीक कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखिए तो जो मिड कैप स्टॉक्स थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, उनके प्रदर्शन भी अच्छे आए क्वार्टरली नंबर्स में, और उनकी स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही। मैं ऐसा समझता हूं, और कुछ महीने पहले जब एक इंटरैक्शन हुआ था मंत्रियों के साथ जिसमें सुरेश प्रभु जी भी उपस्थित थे, तो उसमें उनसे ये पूछा गया था कि आप रेलवे में क्या इमीडिएटली कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि कई सेक्शंस हैं रेलवे के जहां पर रेलवे 150% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है, और उनका पहला प्रायोरिटी है कि वो उस कैपेसिटी को डीकंजेस्ट करें। और उन्होंने सीधे साथ ये भी कह दिया कि अगर आप अगले साल मुझे बुलाएंगे जब मैं अपनी सरकार की दूसरी एनिवर्सरी पर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और आप मुझसे यही सवाल पूछेंगे, तो मैं आपको कहूंगा कि मैं वही काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये काम करने में 3 साल लगेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके की फल
हमें मीडियम टर्म में दिखेंगे और कुछ ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में दिखेंगे। फॉर एग्जांपल रोड्स पे हमें शायद बहुत जल्दी ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसके कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो अच्छा करेंगी। दूसरी जो एक पेनफुल सेक्शन था इंफ्रास्ट्रक्चर में वो था पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो सरकार ने उदय प्रोग्राम के अंदर जो पहल ली है तो मेरे ख्याल से इसके कारण इस सेक्टर में भी अब गतिविधि आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इस बात को काफी समय तक डिबेट करते रहे कि इंडिया पावर डेफिसिट कंट्री है और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जनरेटिंग कैपेसिटी तो है लेकिन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वायबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। हाँ, तो मुझे लगता है ये सब सेक्टर्स जो हैं ये 2016 में इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न्स देंगे। राइट, चलिए शुक्रिया सिन्हा साहब आपका आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आप बाजार पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो मेटल सेक्टर है। टाटा स्टील 3% ऊपर, जिंदल स्टील एंड पावर में 3% की बढ़त, वेदांता 2.5% ऊपर, सेल में 2.5% की बढ़त, हिंडाल्को 2% ऊपर। तो मेटल पैक, जी हाँ, ये वो पैक है जो बेहतरीन प्रदर्शन। इवन एनएमडीसी देखिए 1.25% की तेजी, हिंदुस्तान जिंक देख लीजिए यहाँ पर भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मेटल्स में एक अच्छी खासी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इस बीच रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर एक खबर आ रही है, उस पर नजर डाली जाए। यहाँ पर 96% स्टेक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पर कुछ स्टेक बेचने की खबर आ रही है। रिलायंस इंफ्राटेल जो रिलायंस कम्युनिकेशन की सब्सिडरी कंपनी है और उसका वैल्यूएशन 21,800 करोड़ के आसपास किया जा रहा है। कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स को यहाँ पर हिस्सेदारी बेचने की खबर आती दिख रही है। ये एक खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक में देखिए आज लगभग 1% के आसपास की तेजी। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे बात करेंगे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के संजीव प्रसाद साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद।